वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किसी भी देश की इकोनॉमी की क्या स्टेट है, किस स्थिति में है किसी देश की इकोनॉमी, ये दर्शाता है। ठीक है ना। और बजट क्या होता है, बजट नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर्स का, जैसे कि अब जो हम डिस्कस कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर्स 2024 का, यानी कि 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया, क्या स्टेट है हमारी इकोनॉमी की, है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है। इंडियन इकोनॉमी इज ए रोबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल वोलेटिलिटी, है ना। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो बड़ी वोलेटिलिटी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट करता है। और ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन का इशू भी चल रहा है। तो जो ग्लोबल लेवल पे है, इन वार की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ आइटम्स का प्राइसेस बढ़ना, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ना, वो नॉर्मल है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ दैट कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही रोबस्ट स्टेट में है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। कैसे, इंडियन रियल जीडीपी वाज 8.2%। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो रियल जीडीपी जो ग्रोथ है वो 8.2% रही है। देखो, एक नॉमिनल जीडीपी होती है कि रियल जीडीपी होती है, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल वाली में इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करते हैं, है ना, यानी कि इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ वो नॉमिनल जीडीपी होगी। और नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन अगर हम घटा दें फिर निकलती है रियल जीडीपी। तो कह रहे हैं कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो 8.2% रही है इन फाइनेंशियल ईयर्स 2024। जबकि जो अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हम डेवलपिंग से ही कंपेयर करेंगे, तो अदर जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 4.3% रही है, और डेवलप्ड की तो और भी कम रही है, डेवलप्ड कंट्री की 3.2% रही है। ठीक है, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 8.2% रही है, जबकि अगर हम कंपेयर करें डेवलपिंग इकोनॉमी से जो कि 4.3% पे उनकी रही है, तो हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी इज ए रोबस्ट स्टेट, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन में है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 6.5% to 7%। अगले वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास की दर रहने वाली है वो 6.5 से 7% के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डाउन फ्रॉम 18% इन 2018 टू 10% इन 2024। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि 2018 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 18% था और 2024 में ये 10% पे आ गया, यानी कि घट गया, काफी घट गया, कि हमने बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करी है जो है, ये कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में। बट ये डिबेटेबल है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक का जो ओपिनियन है वो अलग है। जहां भी हम गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में देख रहे हैं स्टाफ की डिफिशियंसी है और जॉब क्रिएशन जो है वो बहुत ही कम हो पाया है। खासकर हम जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है 2014 से लेकर 24 तक, इन 10 सालों में देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा नहीं हुआ है, प्राइवेट की तरफ ज़्यादा फोकस है। बट फिर भी लोगों का ये मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। बट इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 2018 में 18% से ये 2024 में 10% पे आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट वो कम हुआ है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट डिफिसिट रिड्यूस हुआ है। करंट अकाउंट जो है, जो एक ईयर्स में एक्सपेंडिचर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, वो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट जो डिफिसिट है, ठीक है, वो हमारा जो है वो कम हुआ है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। इंडिया टॉप इन रिमिटेंस रिसीविंग। इंडिया जो है, रिमिटेंस क्या होता है, जो फॉरेन में हमारे वर्कर वगैरह काम करते हैं, जो घर पैसा भेजते हैं फैमिली के लिए ना, तो वो होता है रिमिटेंस। ठीक है, तो जो रिमिटेंस रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में, उसमें इंडिया ने ग्लोबली टॉप किया है। 120 बिलियन यूएस डॉलर की जो रिमिटेंस जो है रिसीव हुई है इंडिया में,
ठीक है, इन 2024 फाइनेंशियल ईयर्स। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इज 18.7%। ये भी बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लोन लेती है, डोमेस्टिक भी लेती है, डोमेस्टिकली मतलब देश के अंदर से भी लेती है और बाहर फॉरेन से भी लेती है। जो फॉरेन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए हैं, ठीक है, या हमारे जो कंट्री के हम कह सकते हैं जो डेट है जो बाहर का फॉरेन से जो हमने लिया है, वो हमारे जीडीपी का केवल 18.7% है। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इंडिया का जो डेट है वो डोमेस्टिक वाला ज़्यादा है, बट वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो हमारा इंटरनल मैटर है ना। बाहर का जो डेट है वो ज़्यादा नहीं है, 18.7%, ये ज़्यादा नहीं होता। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। इन्फ्लेशन जो है 5.4% रही है, बट जो फूड इन्फ्लेशन है वो 9% रही। कभी कभी फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई चली जाती है। अब इसमें क्या है, देखते हैं। रिटेल जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन वो सीपीआई बेस्ड निकाली जाती है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसके ऊपर बेस्ड होती है हमारी रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। और सीपीआई इंडेक्स में 46% तो क्या आते हैं, फूड आइटम ही आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन कंट्रोल का टारगेट है वो रहता है कि आरबीआई कहता है कि मैं इन्फ्लेशन को 4% ±2% के आसपास इस बैंड में जो है रखूंगा, ठीक है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन कई बार इस बैंड से बियॉन्ड चली जाती है, ओवरऑल तो मेंटेन लगभग ये कर लेते हैं। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आरबीआई जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, जबकि इनको करना चाहिए कोर रिटेल इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं ये हमेशा डिमांड की वजह से नहीं बढ़ते हैं, ये सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से भी बढ़ते हैं। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके इम्पैक्ट है, अनटाइमिंग रेन हो रही है, कभी मानसून लेट हो रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, है ना, कभी ओले पड़ जा रहे हैं। तो कह रहा है कि फार्मर्स की जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाती है ना, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स की उतनी सप्लाई नहीं आ पाती। तो सप्लाई साइड का इश्यू है ये, ना कि डिमांड साइड का। तो फिर प्राइस राइज होता है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें कम है, अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कम है बट डिमांड तो उतनी है ना। तो कह रहा है कि प्राइस राइज होना ये नेचुरल है, बट ये जो राइज प्राइस होता है, अब आरबीआई जो कंट्रोल कर इन्फ्लेशन के लिए कंट्रोल करता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, यानी कि इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो ये प्राइस राइज हुआ है एग्री प्रोडक्ट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, इसी को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई टारगेट करता है, तो फार्मर को जो बेनिफिट होना चाहिए प्राइस राइज से वो नहीं हो पाता, फार्मर की इनकम नहीं बढ़ पाती। तो इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है कि आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, अगर हम जो ये नॉर्मल अपना सीपीआई है इसमें से फूड और एनर्जी के प्राइसेस हटा दें, बाकी आइटम्स को कंसीडर करें, और उस बाकी आइटम को जब कंसीडर करें तो उसके इन्फ्लेशन को ही केवल कंसीडर करना चाहिए। आरबीआई को मतलब फूड और एनर्जी के जो प्राइस हैं ये हाईली वोलाटाइल होते हैं, कह रहे हैं कि इनको एक्सक्लूड करके जो अदर आइटम है उन पे फोकस करना चाहिए, है ना। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो फूड और एनर्जी के प्राइसेस को एक्सक्लूड करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट है नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड एडिबल ऑयल, है ना। नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, है ना। ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि एडिबल ऑयल की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, हमें काफी इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड टू फोकस ऑन स्टोरेज फैसिलिटी एंड सप्लाई चेन टू कंट्रोल लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कोई बिग इशू नहीं है जो टाइमिंगली आता है, जैसे वेजिटेबल फ्रूट वगैरह के प्राइसेस बढ़ जाना बैड वेदर की वजह से। तो जैसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि फार्मर को बेनिफिट होने दो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, है ना, ताकि कभी भी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो ना बढ़ पाए और देश के किसी भी हिस्से में जो डिफिशिएंट आइटम है उसको पहुंचाया जा सके। स्टोरेज फैसिलिटी और सप्लाई चेन पे फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है।
आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।